हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 का क्विक रिवीजन। फटाफट से चैप्टर नंबर 13 का एक गो थ्रू लेते हैं, बिल्कुल फटाफट से। चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, मतलब बहुत सारे तरह तरह के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? यूटिलिटी ऑफ पैन, की पैन आखिरकार यूज कहाँ पे आता है? तो कहाँ यूज आता है पैन? सबसे पहले यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सेकंड ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, थर्ड डेटा रिट्राइवल और चौथा आइडेंटिटी प्रूफ। इन चार जगहों पे हमें पैन कार्ड की यूटिलिटी पता चलती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड बात करते हैं टेन नंबर। टेन का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये कब लेना पड़ता है सर? ये लेना पड़ता है जब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आपको क्या करना है, टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे केसेस में आपको 10 नंबर लेना मैंडेटरी है। थर्ड आता है जीएसटी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है सर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कब लेना पड़ता है सर? जीएसटी लेना पड़ता है अगर आपका टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाए या सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाए। तो यही लिमिट आधी हो जाएगी अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आते हैं तब। गुड्स की लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपीस, सर्विसेज के केस में लिमिट हो जाएगी 10 लाख रुपीस। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होती है ये आप लोगों को याद करके जाना है। फिर बात करें, क्या सर ऐसे कोई केसेस होते हैं जहां पे हमें टर्नओवर देखने की जरूरत ही नहीं है? हाँ, सेक्शन नंबर 24 के अंदर ऐसे टोटल 7 केसेस आते हैं जिन केसेस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। पहला, इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो सीटीपी, एनआरटीपी, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, दैट इज अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, या फिर आप कोई ई कॉमर्स सप्लायर के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। देन फिर बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सर अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें लेना है तो। सबसे पहले आपको एक आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो लगेगा। इसके अलावा पैन कार्ड लगेगा एंटिटी का, पैन कार्ड लगेगा डायरेक्टर या फिर प्रमोटर्स का, उनके आधार कार्ड लगेंगे, फोटो लगेंगे सभी डायरेक्टर और पार्टनर्स के, बैंक डिटेल्स लगेगी, उनकी एक डिक्लेरेशन लगेगी जिसमें वो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी को डिक्लेयर करेंगे, एंड रिक्वायर्ड होगी हमें कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। फिर एक कंपोजिशन स्कीम नाम का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपोजिशन स्कीम एक ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन मेथड होती है जो सिंप्लीफाई करती है जीएसटी के टैक्स पेमेंट को। और ये स्कीम कैसी होती है? ऑप्शनल, मतलब आपको कंपोजिशन ऑप्ट करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। आप कंपोजिशन स्कीम कब ऑप्ट इन कर सकते हैं? जब आपका गुड्स के केस में टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस है, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं तो वो लिमिट कितनी हो जाएगी? 75 लाख रुपीस। सर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन करने से क्या होगा? जब आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं तो आपके ऊपर ये वाले टैक्स रेट जो है वो अप्लीकेबल हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर अगर आप हैं तो 1%, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो 5%, और अदर सर्विस प्रोवाइडर है तो 6% आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। पहले हमने पैन पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा 10 नंबर, और थर्ड है रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। इसे हम गुमास्ता नाम से भी जानते हैं। एवरी शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस लाइन से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। फिर एक टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द लाइसेंस, मतलब आपको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस करने। क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस? इसका नाम एप्लीकेशन प्रोसेस है पर अंदर का कंटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस जैसा नहीं है। क्या बोलते हैं? नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस देना है आपको एस्टेब्लिशमेंट का, नेम देना है जिस नाम से आप बिजनेस करना चाहते हैं वो, कैटेगरी देनी है एस्टेब्लिशमेंट की, होटल खोलनी है, ऑफिस खोलना है, क्या खोलना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके कितने हैं, और बाकी दूसरी रेलेवेंट डिटेल्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट आया था, हम लोगों ने पढ़ा था ESIC, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। क्या होता है? ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉइज है उसकी सैलरी में से एक अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, ताकि जब कोई भी वर्क प्लेस इंजरी या फिर कोई फैटिलिटी हो जाती है तो ऐसे केस में एम्प्लॉइज को इस पैसे से मदद की जाती है। ये कब अप्लीकेबल हो जाता है सर? ये अप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपके एम्प्लॉय 10 या 10 से ज्यादा हैं। तो अगर आपकी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो आपके ऊपर ESIC जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। ये उन एम्प्लॉइज के ऊपर लगेगा जिनकी सैलरी 21,000 रुपीज तक की है। जिनकी सैलरी 21,000 रुपीज तक की है उनके ऊपर ESIC के प्रोविजन जो है अप्लीकेबल हो जाएंगे। ये लिमिट 25,000 होगी अगर कोई डिसेबल्ड एम्प्लॉय है तो। फिर हम लोगों ने पढ़ा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दैट इज EPF। ये भी अगेन एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि एम्प्लॉइज की सैलरी में से एक अमाउंट डिडक्ट करती है, फिर एम्प्लॉयर उतना ही अमाउंट डिडक्ट करता है, और फिर ये अमाउंट उसे ओल्ड एज के समय में काम आता है।
इसकी एप्लीकेबिलिटी कब आ जाती है? जब कंपनी के अंदर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं तब। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आईईसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चंस आया है वो पेन के ऊपर आया है, जीएसटी के ऊपर आया है, एंड देन कम्स द इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको तब लगता है जब आप इंगेज होते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आईईसी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। हालांकि एक केस है जिस केस में आईईसी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। कब? जब आप सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं और आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट नहीं लेते हैं। अगर आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट नहीं चाहिए और आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो ऐसे केस में विदाउट आईईसी भी हमारा काम चल जाएगा। एक बार आईईसी इशू हो गया तो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, कोई रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। एक्सपोर्टर्स को डीजीएफटी दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या कस्टम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर उन्होंने आईईसी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है। तो बैंक्स जो है वो आईईसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मांगता है। अगर आप जब भी पेमेंट करेंगे बाहर अपने इंपोर्ट के लिए या एक्सपोर्ट के समय आपको पेमेंट रिसीव करना है तो आपका बिहाफ पे पेमेंट बैंक तभी रिसीव करेगी जब आपके पास आईईसी नंबर होगा तब। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, ट्रस्ट, मतलब कोई भी फॉर्म में बिजनेस स्ट्रक्चर कर रहे हैं सभी को आईईसी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। आईईसी के प्रोसीजर ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि क्या प्रोसीजर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को एप्लीकेशन करने की। सबसे पहले आपको डीजीएफटी पोर्टल दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पोर्टल पे लॉगिन करना है, वेरीफाई करनी है। वहां पे जो पैन डिटेल्स आप डालेंगे उन पैन डिटेल्स को इनकम टैक्स के डेटाबेस के साथ मैच किया जाएगा। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जैसे प्रूफ ऑफ स्टैब्लिशमेंट, जहां पे आप ऑफिस डाल रहे हैं उस ऑफिस का एक प्रूफ, या तो वो प्रूफ ऑफ स्टैब्लिशमेंट जैसे कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। थर्ड डिटेल कौन सी लगती है? प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे? प्रूफ ऑफ स्टैब्लिशमेंट जैसे कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकंड, एड्रेस प्रूफ इंक्लूडिंग एनओसी, अगर कोई एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और साथ में फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स। जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने दे ली है उसे चेक किया जाएगा कि वो बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्चुअली में एक्टिव है भी या नहीं। फिर आप डिजिटल सिग्नेचर या फिर आधार के थ्रू अपनी उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे एंड एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फीस। एक बार आपने फीस पे कर दी तो आपके पास सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। 8 नंबर पे आता है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस कब लगता है? जब आप कोई फार्मेसी का बिजनेस इंडिया में करते हैं, कोई केमिस्ट शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में ड्रग लाइसेंस जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। ये इशू कौन करता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू ये जो है ये इशू किया जाता है। दो तरह के ड्रग लाइसेंस होते हैं, एक है रिटेल ड्रग लाइसेंस और दूसरा है होलसेल ड्रग लाइसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आपको ड्रग लाइसेंस लेना है तो क्या क्या प्री रिक्विजिट, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए तभी आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा। सबसे पहला, एरिया की रिक्वायरमेंट। मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट है अगर आप रिटेल या फिर होलसेल आउटलेट खोलना चाहते हैं तो, और 15 स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट है अगर आप दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, रिटेल और होलसेल को। साथ ही साथ आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस होना चाहिए ताकि जो दवाई गोली हो उन्हें ठंड ना लगे, गर्मी ना लगे, ताकि टेम्परेचर जो है उनका मेंटेन किया जा सके। थर्ड, एक टेक्निकल स्टाफ आपकी केमिस्ट शॉप में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। होलसेल के केस में जो ग्रेजुएट है उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रिटेल के केस में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने बात करी थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो एक लाइसेंस इशू करता है उसके बारे में। अगर आप इंडिया में फूड बिजनेस करते हैं तो ऐसे केस में फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी से एक्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लाइसेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है रजिस्ट्रेशन और एक होता है लाइसेंस। जब आपका टर्नओवर 12 लाख रुपए तक का होगा तो ऐसे केस में आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और जब आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और आपका टर्नओवर अगर 20 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए होता है, लाइसेंस जो होता है वो लार्ज और फूड बिजनेस, बड़े फूड बिजनेसेस जो होते हैं उनके लिए होता है। यहाँ पे टर्नओवर 12 लाख तक का, यहाँ पे टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा होता है। अगर 12 से 20 करोड़ में है तो स्टेट इशू करती है, 20 करोड़ से ज्यादा है तो सेंट्रल इशू करती है। फिर कुछ फॉर्म की डिटेल दी है, एक बार आप देख लीजिएगा।
फिर हम बात करें तो आता है टेलीकॉम लाइसेंस फॉर ओएसपी, दैट इज अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। जब आप क्या करते हैं, अदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अदर सर्विस का मतलब क्या होता है सर? अदर सर्विस मतलब इंटरनेट से रिलेटेड सर्विस, या फिर टेली कम्युनिकेशन से सर्विस, या फिर कमर्शियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विस, जैसे कि कॉल, जैसे बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटपुट, या फिर कॉल सेंटर्स की सुविधा आप देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जो भी अदर सर्विस प्रोवाइडर होता है उसे एक लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें इशू करके देती है। ओएसपी लाइसेंस दो तरह के होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है, दूसरा इंटरनेशनल। डोमेस्टिक ओएसपी कब लेना पड़ता है? जब आप ऐसे क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं जो विद इन इंडिया लोकेटेड है। और इंटरनेशनल ओएसपी कब लेना पड़ता है? जब आप ऐसे क्लाइंट को सर्विस दे जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड होता है। फिर हमने बात करी कि अगर ओएसपी लाइसेंस लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है फॉर्म नंबर 1 के अंदर टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पोर्टल। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आप कंपनी है तो, एलएलपी एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड अगर आप एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म है तो, बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर ऑथराइजेशन लेटर, एक किस नेचर ऑफ बिजनेस में आप काम करना चाहते हैं, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे और उनकी क्या शेयर होल्डिंग का पैटर्न होगा, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद में लाया था इंडस्ट्री लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको इंडस्ट्री लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। वैसे तो इंडस्ट्री लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं बची है, पर कुछ इंडस्ट्री, 5-6 इंडस्ट्रीज आज भी बची है जिन्हें हमें इंडस्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। पहली अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दूसरा सिगरेट या टोबैको का प्रोडक्ट्स अगर आपका है तो आपको इंडस्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस या डिफेंस इक्विपमेंट का काम आपका है, कोई एक्सप्लोजिव है, कोई हैजार्डस या केमिकल है, या फिर कोई ऐसे आइटम की आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया गया है, जैसे कि अगरबत्ती, पापड़। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, मतलब अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं तो आपको इरडा, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई खास बात नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइसेंस आता है पोल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। आपको जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पोल्यूशन का लाइसेंस लेना पड़ता है कि हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं वो लिमिट में करेंगे, जितना आपने लिमिट स्पेसिफाई करी है उसके अंदर ही होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लाइसेंस आता है बैंकिंग लाइसेंस। अगर आप इंडिया में बैंक ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है। देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब आप एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज तो दे रही है पर आपके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे केस में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन करके एनबीएफसी का लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। कुछ एनबीएफसीज ऐसी हैं जो फाइनेंशियल सर्विस देती है फिर भी उन्हें एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास जाकर के नहीं लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने रिस्पेक्टिव एक्ट से गवर्न होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 8 में से भी कभी पूछा जाता है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहला, अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो आपको एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आप नेशनल हाउसिंग बोर्ड से गवर्न होंगे। अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी है तो इरडा आपको गवर्न करता है। आप स्टॉक ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी है तो सेबी से गवर्न होते हैं। आप निधि कंपनी है तो कंपनी से 2013 से गवर्न होते हैं। और अगर आप एक चिट फंड कंपनी है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट उसके एक्ट के थ्रू रेगुलेट करती है। तो ये कुछ 5 या 6 तरह की एनबीएफसी हैं जिन्हें एनबीएफसी होने के बावजूद आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं लेना करता है। ये हम लोगों ने पूरे हमारे चैप्टर नंबर 13 को रिवाइज किया। हमने सारे देख लिए, पर ध्यान रखिए इसमें से क्वेश्चंस कुछ में से ही आते हैं। जैसे कि पेन में से क्वेश्चन आता है, जीएसटी में से आता है, ड्रग लाइसेंस में से पूछा है, आईसी पूछा हुआ है, फिर आखिरी में एक इंडस्ट्री लाइसेंस है वो कभी कभी पूछा हुआ है उन्होंने, एफएसएसएआई यहाँ से क्वेश्चन पूछे। बाकी लाइसेंस एक बार हमने गो थ्रू करके देख लिए और ये हम लोगों का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।